हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पैरा एशियन गेम्स में हांगझो के लिए रवाना हुआ भारतीय दल। पनडुब्बियों को बार बार सांस लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा ऊपर। कलवरी क्लास सबमरीन के लिए फ्रांस देगा लिथियम आयन बैटरी तकनीक। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध असमीय साहित्यकार एवं संगीतकार वीरेंद्रनाथ दत्ता का निधन। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 पोर्टल लॉन्च करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र। साइक्लोन हामुन, देश के इस हिस्से में हामुन चक्रवात का अलर्ट। भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित साइबर सुरक्षा जैसे नई सीमाओं के लिए तैयार है, जितेंद्र सिंह ने कहा। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत आज रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित और साइबर सुरक्षा जैसी नई सीमाओं के लिए तैयार है। यह बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारतीय सैन्य विरासत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह अतीत की बात है जब हमारी सेनाएं पुराने अस्त्रों का उपयोग करती थी। आज हम विश्व के उन 7 विशिष्ट देशों में से हैं जो क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल ड्रोन, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और यूएवी सहित उन्नत हथियार से सुसज्जित है और क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी नई सीमाओं के लिए तैयार है। भारत ने विश्व प्रौद्योगिकी को यह पुरानी बात है कि जब हमारी सेनाएं पुराने अस्त्रों का उपयोग करती थी। आज हम विश्व के उन 7 विशिष्ट देशों में से हैं जो क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। इस विजन के लिए पीएम मोदी ने इस वर्ष मार्च में ही राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित है जो अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि पुणे के IISER में स्थापित आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है और परमाणु इंटरफेरोमेट्री आधारित सेंसिंग और नेविगेशन उपकरण विकसित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि IIT मद्रास में IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन रक्षा कर्मियों के लिए एक सुरक्षित मोबाइल फ़ोन विकसित करने पर काम कर रहा है। इसी तरह IIT रुड़की में आई हब दिव्य संपर्क ITR डूट MQ1 की सहायता कर रहा है, जो आतंकवादी, अराजकता विरोधी और रूम इंटरवेंशन ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की मदद के लिए भारत का पहला स्वदेशी नैनो ड्रोन है। पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में स्थापित आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है और परमाणु इंटरफेरोमेट्री आधारित सेंसिंग और नेविगेशन उपकरण विकसित कर रहा है। पैरा एशियन गेम्स में हांगझो के लिए रवाना हुआ भारतीय दल। हांगझो एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले प्रतियोगी के दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी। भारत का प्रतिनिधिमंडल 28 अक्टूबर तक चलने वाले पैरा एशियाई गेम खेलों में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हो गया है। इस बार भारत अपना अब तक सबसे बड़ा 303 एथलीटों का सब दल भेज रहा है, जिसमें 191 पुरुष और 112 महिला एथलीट शामिल हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने एथलीटों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को यह विश्वास दिलाया कि चौथा एशियाई पैरा खेल भी कई रिकॉर्ड तोड़ देगा। इंडोनेशिया में 2018 के आयोजन में 72 पदकों के साथ, जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल हैं। यह एशियाई पैरा खेलों में भारत का अब तक
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत, एकता भयान और सुयश यादव सहित 15 भारतीयों में से 13 पैरा खेलों के इस संस्करण में अपने खिताब को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक पोस्ट में एशियाई पैरा गेम्स के लिए अपनी शुभकामनाएं संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एक एथलीट की एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा है। मुझे विश्वास है वे भारतीय खेल कौशल का शानदार परिचय देंगे। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 पोर्टल लॉन्च करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्त पूर्व परामर्श कार्यशाला का भी उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर सिंह राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। एकीकृत पेंशन पोर्टल पर भी लॉन्च करेंगे केंद्रीय मंत्री। जितेंद्र सिंह पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च करेंगे। वे राष्ट्रपति डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 2.0 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लंबित पेंशन प्रसंस्करण मामले पर अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। मिलेगी यह सुविधा। DOPPW ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। वे सरकार में काम करने के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और शासन में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 96 मंत्रालय, विभागों, संगठनों ने पंजीकरण कराया है। अब तक 10,000 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कर्मचारियों के समर्पण को अधिकतम करना है उद्देश्य। इस बार जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समर्पण को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक अनुभव आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 1 अनुभव आलेखों का प्रकाशन हुआ, जो 2015 की इसकी शुरुआत के बाद से सबसे अधिक संख्या में है। प्रकाशित आलेखों की अधिकतम संख्या CISF से है। सावधानीपूर्वक स्क्रीनिंग के बाद 4 अनुभव पुरस्कार और 9 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार विजेता 8 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से है। PRC कार्यशाला का भी होगा आयोजन। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPW भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी के लाभ के लिए प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग PRC कार्यशाला का आयोजन भी कर रहा है, जो पेंशन भोगियों के जीवन यापन में आसानी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्त लाभ और मंजूरी प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी। पनडुब्बियों को बार बार सांस लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा ऊपर। कलवरी क्लास सबमरीन के लिए फ्रांस देगा लिथियम आयन बैटरी तकनीक। भारत और फ्रांस रक्षा तकनीक से लेकर रक्षा हथियार के साझेदार हैं। इसी के तहत फ्रांस नेवल ग्रुप 3 नई कलवरी क्लास सबमरीन के लिए भारत के साथ लिथियम आयन बैटरी तकनीक साझा करेगा। इसके बाद मुंबई का मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL फ्रांसीसी लाइसेंस के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में करेगा। लिथियम आयन बैटरी तकनीक करेगी साझा। फ्रांस नेवल ग्रुप ने INS कलवरी पर लगाए जाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम तैयार करने को लेकर भी DRDO के साथ हाथ बढ़ाया है। नेवल ग्रुप फ्रांस के अध्यक्ष और CEO पियर एरिक पॉम्लेट ने बताया कि उनकी कंपनी 3 कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए भारत के साथ लिथियम आयन बैटरी तकनीक साझा करेगी। लिथियम आयन बैटरी की खासियत क्या है? यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। इस बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम
यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि नॉन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु सदृश लिथियम का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक साझा होने के बाद मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में फ्रांसीसी लाइसेंस के साथ पनडुब्बियों का निर्माण होने से टैक्स शेयरिंग और स्वदेशीकरण भी अधिक होगा। बढ़ेगी पनडुब्बियों की मारक क्षमता। सीईओ पॉल मेट ने बताया कि आईएनएस कलवड़ी पर लगाया जाने वाला एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन एआईपी सिस्टम भारत में डीआरडीओ तैयार करेगा। डीआरडीओ और नेवल ग्रुप फ्रांस ने इसकी डिजाइन के लिए सहयोग बढ़ाया है। डीआरडीओ की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला एनएमआरएल का फ्यूल सेल आधारित एआईपी सिस्टम जल्द ही आईएनएस कलवड़ी पर फिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। एआईपी की वजह से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की मारक क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे पनडुब्बी समुद्र की गहराई में ज़्यादा दिनों तक रह सकती है और उसे बार बार सांस लेने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत नीति के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता। ईंधन सेल आधारित एआईपी अन्य तकनीकों की तुलना में ज़्यादा अद्वितीय है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन ऑनबोर्ड उत्पन्न होता है। इस तकनीक को एनएमआरएल ने भारतीय उद्योग भागीदारों के समर्थन से विकसित हुआ है। डीआरडीओ और नेवल ग्रुप फ्रांस का यह नया प्रयास ऊर्जा मॉड्यूल के विस्तृत डिजाइन प्रमाणन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेवल ग्रुप के अध्यक्ष ने कलवड़ी श्रेणी की पनडुब्बियों में एआईपी को सुरक्षित से एकीकृत करने के लिए एमडीएल की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा, पानी की गहराई में नौसेना समूह की आत्मनिर्भर भारत नीति के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के चलते फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग साझा किया गया। साइक्लोन हामुन। देश के इस हिस्से में हामुन चक्रवात का अलर्ट। देश के कुछ हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के सोमवार शाम तक चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी। इस चक्रवाती तूफान को हामुन कहा जाएगा। यह नाम ईरान द्वारा दिया गया है। हामुन नाम किनके द्वारा दिया गया? ईरान द्वारा। इसी तरह आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंस करते हैं करंट अफेयर्स के लिए खासकर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि प्रकट की। पीएम ने कहा, भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व और देश के विकास में किए गए प्रयासों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया गया था। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी उन्हें भैरव सिंह शेखावत से मिलने का मौका मिलता, वे जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन जैसे पहलुओं के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखते थे। भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। वह भाजपा के सदस्य थे और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 15 मई 2010 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार एवं संगीतकार वीरेंद्र नाथ दत्ता का निधन। प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता का सोमवार सुबह दिसपुर पॉलीक्लिनिक अस्पताल में निधन हो गया। लोक संस्कृति के इस संत का लंबे समय तक इलाज कराने के बाद सोमवार सुबह करीब 7 बजे 88 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। असमिया और अंग्रेजी में लगभग 23 किताबें लिखी। वीरेंद्र दत्ता ने लोकप्रिय गायक वीरेंद्र दत्ता का जन्म 1935 में हुआ था। प्रख्यात शिक्षाविद, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के लोक संस्कृति विभाग प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए और वर्ष 2000
में तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पारंपरिक संस्कृति और कला विभाग के संस्थापक प्रोफेसर के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने असमिया और अंग्रेजी में लगभग 30 किताबें लिखी और संपादित की। असमिया साहित्य में वीरेंद्र नाथ दत्ता का योगदान अविस्मरणीय रहा। असमिया साहित्य में वीरेंद्र नाथ दत्ता का अविस्मरणीय योगदान भी रहा। उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं ग्वालपारिया लोकगीत संग्रह 1974, असमिया संगीत की विरासत 1977, व्यक्तिगत संस्कृति आदि 1985, भाषा और साहित्य की जलमगिद्दी 1988 है। वर्ष 2000 में पद्मश्री सम्मान मिला। वे वर्ष 2003 से 2004 के लिए असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। असम साहित्य सभा द्वारा प्रकाशित विश्वकोश विश्व साहित्य के संपादक भी रहे। वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला। देवी देवताओं का महाकुंभ कुल्लू दशहरा महोत्सव 24 से 30 अक्टूबर तक होगा आयोजित। भारत देश में दशहरा काफ़ी धूमधाम से अलग तरह से मनाया जाता है। हिमाचल का कुल्लू शहर का दशहरा बहुत ही खास और अद्भुत होता है। यहाँ दशहरे का समापन होने के बाद दशहरा शुरू होता है। यहाँ दशहरे में रावण का दहन नहीं होता है। कुल्लू में दशहरा का एक रंगारंग आयोजन होता है जो आश्विन मास की 10वीं तिथि से शुरू होकर अगले 7 दिन तक चलता है। 7 दिनों तक चलने वाले कुल्लू का दशहरा हिमाचल की धार्मिक और संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 24 से 30 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आयोजन किया गया है। देवी देवताओं का महाकुंभ होता है कुल्लू का दशहरा। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव का अलग देवता होता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बर्फीली ठंड और सीमित संसाधनों के बावजूद वे इन पहाड़ों पर देवताओं की असीम कृपा से ही सुरक्षित रह पाते हैं। 7 दिनों तक चलने वाला कुल्लू का दशहरा हिमाचल की धार्मिक और संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ के दशहरे के आयोजन को देखने खुद देवी देवता देवलोक से पृथ्वी पर आते हैं। स्थानीय लोग यहाँ ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए उनके रथों को खींचते हैं और मस्ती में झूमते गाते चलते हैं, जिसके नज़ारे को पूरी दुनिया देखती है। इनमें 300 से भी अधिक देवी देवताओं को सजी हुई पालकियों पर बैठाकर शामिल किया जाता है। क्या है कुल्लू के दशहरे का इतिहास? माना जाता है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई थी और सबसे पहले 1660 में दशहरा मनाया गया था। यह भी माना जाता है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह को भयंकर बीमारी हो गई थी। ऐसे में एक बाबा पैहाड़ी ने उन्हें बताया कि अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ की मूर्ति को लाकर उसके चरणामृत से ही इलाज होगा। बहुत ही मुश्किलों के बाद रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया गया और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उस उत्सव में 365 देवी देवताओं ने भाग लिया था। तभी से भगवान रघुनाथ जी को सबसे बड़ा देवता मान लिया और देव मिलन का प्रतीक दशहरा उत्सव आरंभ हुआ। यह उत्सव तब से हर साल मनाया जाता है। आज यह अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में तब्दील हो चुका है। इस साल के उत्सव में 19 देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पीएम मोदी ने कुल्लू के दशहरे में भाग लिया था। यह पहली बार था जब किसी पीएम ने कुल्लू के दशहरे के उत्सव में भाग लिया। इस साल इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, केनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना, इथियोपिया सहित 19 देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा 25 अक्टूबर को अहमदाबाद, गुजरात में आदि महोत्सव सह राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह का आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अहमदाबाद हाट वस्त्रपुर में किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यह वीडियो आपको अच्छा लगे दिन लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो से
आपका 80% करंट अफेयर्स सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आप अपलोड हो देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू अगेन।